हेलो एवरीवन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। जो ये हमारा टॉपिक प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक के लास्ट में दे रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर रहे हैं, पर जेई मेंस, नीट, इवन जेई एडवांस में भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं, इसके दो पार्ट हैं। हम पहले पार्ट में कुछ प्योरिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहला है मेरा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो मोस्टली सबको पता है। सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज डायरेक्टली, मतलब सॉलिड स्टेट से अगर आप वेपर स्टेट में डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं लिक्विड स्टेट के बिना, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में अगर आप जा रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सबलाइमेबल कंपाउंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम नॉन सबलाइमेबल इम्प्योरिटी। इस प्रोसेस से जो सबलाइमेबल कंपाउंड है, जो सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, वो किससे सेपरेट हो सकते हैं? नॉन सबलाइमेबल, ऐसे जो सॉलिड से वेपर में नहीं जा सकते हैं, उन इम्प्योरिटी से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है आयोडीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। आयोडीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड मिक्सचर को हम किससे सेपरेट कर सकते हैं? बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्रिस्टलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉलिबिलिटीज ऑफ कंपाउंड्स एंड देयर इम्प्योरिटी इन सूटेबल सॉल्वेंट। ये इस पे बेस्ड होता है कि कंपाउंड की सॉलिबिलिटी, कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा सॉलेबल है और कौन सा कंपाउंड कम सॉलेबल है। किसमें सॉलेबल की बात कर रहा है? एक सूटेबल सॉल्वेंट की जो कंपाउंड है वो कितना सॉलेबल है, उसकी इम्प्योरिटी जो है वो कितनी सॉलेबल है। जो इम्प्योर कंपाउंड होता है वो सॉलेबल होता है सॉल्वेंट का है, इन विच इज स्पेनिंगली सॉलेबल। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो मेरा इम्प्योर कंपाउंड होगा वो स्पेनिंगली सॉलेबल होगा। पर हाई टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो आपने इक्विलिब्रियम वगैरह इन चैप्टर में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंपाउंड की सॉलिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है, तो वो सॉलेबल होगा। द सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड टू गेट अ नियरली, फिर सोल्यूशन को हम कंसंट्रेट करेंगे जिससे नियरली हमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर अगर हम उस सोल्यूशन को कूल करेंगे तो प्योर कंपाउंड को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, फिल्टर आउट करना। ठीक है, इसमें आगे है द फिल्टरेड मदर लिक्विड कंटेन इम्प्योरिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी। अब क्या होगा, हमने जो मेन कंपाउंड था, सपोज ये मिक्सचर था, इसमें हमारे पास इम्प्योरिटी थी कुछ, ये इम्प्योरिटीज हो गई, और ये हमारा क्या था? प्योर कंपाउंड था। हमने क्या करा, कुछ पार्ट ऑफ द प्योर कंपाउंड को तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, कुछ पार्ट ऑफ प्योर कंपाउंड तो एक्सट्रैक्ट हो गया, बस क्या हुआ, इम्प्योरिटीज बच गए और कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटीज तो बचेगी ही सही। ठीक है, तो देखो इसके बाद हमारे पास क्या है, इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट लिटल एंड वेरी लिटल, है ना। इसमें होता है कि कंपाउंड जो है एक सॉल्वेंट के अंदर तो अच्छा सॉल्युबल होना चाहिए और दूसरे सॉल्वेंट के अंदर इतना सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सेटिस्फैक्टरी कैरिड आउट द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट के मिक्सचर है, क्योंकि एक कंपाउंड दूसरे में ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, तभी तो उसकी इंप्योरिटीज आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर वो दोनों में सॉल्युबल हो जाएगा तो फिर आप उसकी इंप्योरिटीज कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे? इम्प्योरिटी इम्पार्ट कलर टू सोल्यूशन। ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं, ये जो सोल्यूशन होता है उसको कलर भी प्रोवाइड करती है। अगर मेरे को उस कलर को रिमूव करना है तो बाय रिमूविंग एन एड्सॉर्ब, रिमूव बाय एड्सॉर्बिंग। एड्सॉर्ब मतलब केवल सरफेस पे, सरफेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एड्सॉर्ब वगैरह के बारे में। रिमूव बाय एड्सॉर्बिंग अ एक्टिवेटेड चारकोल, एक एक्टिवेटेड चारकोल को हम यूज करेंगे जिससे कि इसके एड्सॉर्बिंग रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है मेरा डिस्टिलेशन। पहले के दो प्रोसेस बहुत बेसिक थे, अभी आगे हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड जो होता है जो वेपर की फॉर्म में जाता है, और नॉन वोलेटाइल जो वेपर नहीं बनाता है। ये दो टर्म्स आपको ध्यान रखिए, वोलेटाइल जो वेपर बनाता है, नॉन वोलेटाइल जो वेपर नहीं बनाता। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो जिसमें हम वोलेटाइल लिक्विड को उसकी नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी से सेपरेट कर सकते हैं। ये ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर दो सब्सटेंस को हमें सेपरेट करना है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस ज्यादा रहना चाहिए, अप्रॉक्स 100 या 200 डिग्री सेल्सियस या केल्विन रहना चाहिए। जैसे क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का जो मिक्सचर है, काफी बार जेई मेंस और नीट में सवाल आया, जो क्लोरोफॉर्म एनिलीन का मिक्सचर है, इनके अंदर सफिशिएंट डिफरेंस होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट्स में, इसलिए हम बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक वॉलेटाइल है और एक नॉन वॉलेटाइल है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है, ये जस्ट, इसमें क्या होता है, द डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट, ये जस्ट अपोजिट होता है हमारा जो प्रोसेस था डिस्टिलेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है कि जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का दो लिक्विड्स का इतना नहीं होता, 2-3 केल्विन इतना छोटा ही होता है। तो हमें पता, अगर कोई ऐसे दो कंपोनेंट है जिनका बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही कम है, तो हम उनको कौन पहले वॉलेटाइल होगा, कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला जल्दी वॉलेटाइल होता है और हायर बॉइलिंग वाला लेट होता है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस ही बहुत कम है, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कौन जल्दी वॉलेटाइल होगा या नहीं।
सिंपल डिस्टिलेशन इस टेक्निक को सेपरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। वेपर्स ऑफ सच लिक्विड आर फॉर्म विद द सेम टेम्परेचर रेंज और कंडेंस, इनको साइमल्टेनियसली हम क्या करते हैं, जैसे मिक्सचर से पास करता है, साइमल्टेनियसली इनका क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, ठीक है। वेपर्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर आर पास, फिर इस क्या करते हैं, जो वेपर मिक्सचर बना है इसको हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट एनसीईआरटी में दे रखी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वेपर्स बनते हैं लिक्विड मिक्सचर के, दोनों को हमने पास करा, उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करते हैं बिफोर कंडेंसेशन। द वेपर्स ऑफ लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला था वो कंडेंस हो जाता है बिफोर लोअर बॉइलिंग पॉइंट से। फिर वेपर जो होती है टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हो जाती है और रिच होती है इन वॉलेटाइल, और ये किसके अंदर रिच होती है, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है इसके अंदर बहुत सरफेस एरिया भी होता है, ऐसा मतलब खाली 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 सा होता है, जिससे क्या होगा, हीट एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा बिटवीन असेंडिंग वेपर एंड डिसेंडिंग कंडेंस लिक्विड, ठीक है। जो कंडेंस लिक्विड होता है वो किससे हीट ऑपरेट करता है, फ्रॉम असेंडिंग वेपर, और फिर उससे क्या हो जाता है, रीवेपराइज हो जाता है। ये थ्योरी आपको इतना ध्यान नहीं रखनी है। वेपर बिकम रिच इन लो बॉइलिंग पॉइंट, इस सक्सेशन, इसमें क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं, एक तो कंडेंसेशन और एक वेपराइजेशन। इन दोनों प्रोसेस की वजह से हमारे पास वाला प्रोसेस होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये एग्जांपल है किसका, मेरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। प्योरीफाई लिक्विड हैव अ वेज, जिस लिक्विड को हम प्योरीफाई कर रहे हैं उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर तभी कर सकते हैं कि जब आपका जो मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसके कम वाले बॉइलिंग पॉइंट पे अगर कोई भी स्पीशीज डिकम्पोज हो जाती है तो हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर कर सकते हैं। सच लिक्विड आर मेड टू बॉयल एट अ टेम्परेचर लोअर देन, ऐसे लिक्विड्स को हम उन टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम, या तो वो उनके बॉइलिंग पॉइंट पे जाकर डिकम्पोज हो जाएंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाएंगे। और ये कैसे करते हैं, बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। अगर गैस पे प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो इजीली वेपराइज नहीं होगा, ठीक है। जैसे ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाइन इन सोप इंडस्ट्री, ग्लिसरॉल जल्दी अपने लेस देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम स्पेंट लाइन इन सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री में जो सोप बनाने का प्रिपरेशन होता है, सैपोनिफिकेशन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट जो स्टीम वोलेटाइल होता है, ऐसे वैसे नहीं, स्टीम वोलेटाइल कंपोनेंट। और ऐसे लिक्विड्स, इसमें दो पॉइंट ध्यान रखना है, ऐसे स्पीशीज जो स्टीम वोलेटाइल होते हैं और वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं, मिसेबल नहीं होते, इमिसेबल होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। इनके अंदर जो होता है वो होती है नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। स्टीम फ्रॉम स्टीम जनरेशन इज पास टू हीटेड फ्लास्क कंटेनिंग लिक्विड, मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वोलेटाइल कंपाउंड कंडेंस हो जाता है। इसके बाद फिर इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, मतलब ये सेपरेट कंडेंस हो गए तो दोनों को सेपरेट कर लो अलग अलग सेपरेटिंग फर्नेस से। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेपर प्रेशर होता है ऑर्गेनिक लिक्विड P1 और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P2, ये हमारा जो होगा, मतलब P जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा किसका होगा, एक तो ऑर्गेनिक लिक्विड P1 का प्लस वाटर का, इसमें हमारा एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस वाटर है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो P प्रेशर जो होता है वो मेरा, तो P टोटल जो होता है वो होता है मेरा P1 प्लस P2, और ये जो P टोटल होता है यही होता है P बैरोमेट्रिक प्रेशर भी, ठीक है। ऑर्गेनिक लिक्विड वेपराइजेस एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक लिक्विड जो होता है वो जल्दी वेपराइज हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से, और बॉइल इतने पे या तो 373 या उससे बिलो। जैसे एनिलीन वाटर का जो मिक्सचर है वो है मेरा स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, कि स्टीम वोलेटाइल कंपोनेंट और इमिसिबल विद वाटर। अब देखो इतनी थ्योरी कर ली, थ्योरी से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन बनने चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास है कि क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमने देखा ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइन, अभी मैंने बताया था ग्लिसरॉल विद स्पेंट लाइन तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर है, तो थर्ड का 1, सी का 1 किस में आ रहा है, इन दो ऑप्शन में आ रहा है, तो इन दो ऑप्शन हमें ऑप्शन एलिमिनेशन से ही क्वेश्चंस करने हैं। एनिलीन वाटर अभी बताया था स्टीम डिस्टिलेशन, देखो D2 ये भी हो गया। अब हमें बी ही चेक करना है, ए और बी को। इसके बाद हमारे पास होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल तो मैंने बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब क्रूड ऑयल हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये वाला अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ये नीट 2025 में आया, बेसिक थ्योरी आनी चाहिए और क्वेश्चन बन जाएगा। अगला जेई मेंस का देखते हैं। द टेक्निक यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंस, ये लाइन ही अभी बताई थी मैंने स्टीम डिस्टिलेशन की, ऐसी टेक्निक जो किसके प्योरिफिकेशन के लिए काम आती है, स्टीम वोलेटाइल, ऐसे कंपोनेंट जो स्टीम वोलेटाइल हो बट इमिसिबल विद वाटर, तो ये होता है मेरा स्टीम डिस्टिलेशन। बेसिक थ्योरी पे बेस्ड है क्वेश्चन।
अब देखो अगला क्वेश्चन है, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एसेंशियल ऑयल. These are generally insoluble in water at room temperature but miscible with water vapor in vapor phase. A suitable method for extraction क्या होगा? सेम स्टीम डिस्टिलेशन ही इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है कि स्टीम वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं. अगला, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इन वेपर फेज ड्यूरिंग स्टीम डिस्टिलेशन. अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि पी टोटल जो होगा वो मेरा होगा पी ऑफ P1 प्लस P2, मतलब P ऑफ टॉल्यूइन प्लस P ऑफ वाटर, इसके बराबर होगा मेरा. तो अब यहाँ पे क्या होगा, P टोटल को ही मैंने क्या कहा था, P बैरोमेट्रिक प्रेशर का, कि वो बैरोमीटर के प्रेशर के ही बराबर होगा. तो P बैरोमीटर क्या होगा, P टॉल्यूइन प्लस P वाटर. अब मैं कहूंगा तो टॉल्यूइन का जो प्रेशर होगा, कि B बैरोमीटर तो इन दोनों का सम है, तो P टॉल्यूइन जो होगा वो हर बार लेस होगा P बैरोमीटर से. तो यहाँ पे लिखा है लेस देन द प्रेशर ऑफ बैरोमीटर. देखो कितनी जल्दी नीट जेई के सवाल फटाफट होते जा रहे हैं. आगे देखिए, कोई डाउट्स हो तो. बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, ज्यादा डिफिकल्टी है भी नहीं इन क्वेश्चंस में. ठीक है, तो ये देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है स्टीम डिस्टिलेशंस वगैरह, ये कॉन्सेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है. स्टूडेंट्स को लगता है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, क्योंकि वो लग रहा है कि बाहर से हैं, कोई अलग टेक्स्ट बुक से हैं, पर ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड. भाई नेफ्थलीन बॉल तो सबको ही पता है, जो वेपराइज हो जाती है, सॉलिड से वेपर में हो सकती है. तो जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड टू वेपर में. ऐसी बॉल्स जो सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट होती है वो नेफ्थलीन होती है. पर बेंजोइक एसिड्स जो होता है वो तो सॉलिड में वेपर नहीं कन्वर्ट हो सकते. तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, सब्लिमेशन. अब देखिए सब्लिमेशन पे भी नीट के सवाल आ रहे हैं. अगला क्वेश्चन, अगला भी सेम है, एनिलीन प्लस वाटर. अभी लास्ट ही देखा था स्टीम डिस्टिलेशन. देखो एक ऑप्शन से मैंने पूरा आंसर करेक्ट कर दिया. तो आप देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इनको भी स्टडी करें. मैंने बिल्कुल शॉर्ट में जो जो मेन पॉइंट था वो कराया, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए, कि आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे. और ये जो सेम चीजें हैं, जैसे ये नीट 2023 में क्वेश्चन है सेम, और यही सेम क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके नीट 2025 में डाला, और सेम ऐसे जेई मेंस में भी है. तो बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे तो हो जाएगा. एक और क्वेश्चन रह गया था, अ लिक्विड कंपाउंड X कैन बी प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन. कब, अगर वो स्टीम वोलेटाइल है और वाटर के अंदर इमिसिबल है, तभी हम उसको प्योरिफाइड कर सकते हैं. थैंक यू.